ये कहानी है उर्वशी और आकाश की। जो है उर्वशी की जुबानी। जैसा नाम वैसा ही रूप। सुंदर, लंबी, छेरी काया और लंबे बाल। कुल मिला के ऐसा हुस्न कि किसी को भी दीवाना बना दे। कॉलेज और वहाँ के आसपास के सभी लड़के उसकी एक झलक देखने के लिए घर के बाहर खड़े रहते थे। उर्वशी का चंचल स्वभाव सबको खूब भाता था। उसके कई फ्रेंड्स थे, लेकिन उससे आगे उसने किसी को नहीं आने दिया। उर्वशी का एक भाई था शिवम, जो कि उसके हम उम्र का ही था। दोनों भाई बहन एकदम खुले विचार के थे। एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। उर्वशी के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और माँ डॉक्टर थी। कुल मिला के काफी धन धान से भरा पूरा परिवार था। स्नातक के बाद शिवम ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। वहीं पर एक लड़का और आता था, जिसका नाम आकाश था। आकाश वैसे तो राजस्थान का रहने वाला था, पर आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली कोचिंग करने आया था और किराए पर रहता था। साथ पढ़ते पढ़ते शिवम और आकाश दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शिवम घर पर भी आकाश की अक्सर तारीफ करता रहता। जैसे आकाश का व्यवहार कितना अच्छा है, वो पढ़ने में कितना अच्छा है। और मैं अक्सर चिढ़ के ये कहती, ये काम करो भैया, उससे मेरी शादी कर दो तुम, ओके। और हंस पड़ती। फिर भैया भी मुस्कुरा देते। खैर, इस बात को काफ़ी दिन हो गए थे। आखिर एक दिन मेरा जन्मदिन आया। घर में पार्टी थी। इस पार्टी की एक वजह और भी थी। वो था पापा के बिजनेस सक्सेस। तो हमने सोचा क्यों ना एक ग्रैंड पार्टी करी जाए। मेरी और पापा के सभी फ्रेंड आने वाले थे। मॉम ने भी अपने फ्रेंड को इनवाइट किया था, तो भाई बोला कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी एक दो आदमियों को खाना तो बच ही जाएगा, बुला लेना। और फिर हम सभी हंसने लगे। शाम को सभी लोग रेडी हो रहे थे। मैंने भी भैया की टांग खींचते हुए बोला, क्या हुआ भैया, बुला लिया अपने फ्रेंड्स को? भाई बोला, यस सिस। मैंने कहा, थोड़ी जल्दी बुला लेते तो साफ सफाई भी हो जाती घर की। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। भैया भी हंस गए। वैसे मैं भैया के सभी फ्रेंड्स को जानती थी। सारे के सारे थरकी थी। मुझ पर चांस मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। पर मुझे थोड़ा सा इंतजार था, तो वो मिस्टर परफेक्ट आकाश का। आखिरकार शाम हुई और पार्टी शुरू हो चुकी थी। लगभग सभी गेस्ट आ चुके थे। केक काट चुकी थी मैं। तब भाई मेरे पास आया और बोले, बहन तुझे अपने फ्रेंड से मिलाना है, ये है आकाश। मैंने उसको एक नज़र देखा और फिर देखती रह गई। गोरा हैंडसम चेहरा, हल्के बड़े हुए माथे तक आते हुए बाल, जो उसको और क्यूट दिखा रहे थे। ब्लैक जैकेट और ब्लू जींस और एक कान में बाली। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले हैंडसम लड़के नहीं देखे, पर कसम से उसमें कुछ ऐसा लगा जो पहले कभी किसी में नहीं लगा। तभी भाई ने मुझे छेड़ते हुए कहा, ओहो, क्या हुआ बहना, सब ठीक तो है ना? मैंने उनकी हल्की सी कोहनी मारी और कहा, सब ठीक है। इतने में आकाश के मुंह से पहला शब्द सुना मैंने, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा थैंक यू। तब वो बोला, आई एम सो सॉरी, दरअसल मैंने यहाँ आने का प्लान थोड़ा देर से बनाया, और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि लड़कियों को क्या गिफ्ट पसंद होता है, इसलिए मैं कुछ ला नहीं पाया। मैंने कहा इट्स ओके, आप आए यही बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे भाई ने कहा, चल यार आ जा, खाना शाना खाते हैं। फिर वो खाना खाने चले गए और मैं उसे ही देखती रही। तभी डीजे पर सॉन्ग बजा, जरा से दिल में दे जगह तू जरा सा अपना ले बना। मैं इस गाने में खो गई और वहीं रोड साइड प्रपोज वाला सीन याद करने लगी, खुद को और आकाश को लेकर। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब लोग जा चुके थे, आकाश भी। लेकिन वो जाके भी मेरे दिमाग से नहीं गए। मुझे लगा पसंद तो उसे भी मैं आई होंगी, शर्म के मारे कुछ बोला नहीं होगा। खैर, यही सोच मैं कुछ दिन निकल गए। जब इतने दिनों तक कोई बात नहीं बढ़ी, तो मैंने ही भैया से कुछ बात करने की सोची और कहा, भैया और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? भैया बोले, अच्छी चल रही है। मैंने कहा, और आपके उस दोस्त के क्या हाल है, क्या नाम है उसका? मैंने जानबूझकर नाम भूलने का नाटक किया। भाई बोले, आकाश। मैंने कहा यस। भैया बोले, अरे मस्त है, आज शाम को मैंने बुलाया है साथ में पढ़ने के लिए। एग्जाम नज़दीक है ना, इसलिए। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं मन ही मन नाचने लगी, पर बाहर सब नॉर्मल सा दिखा के भाई को ओके बोलकर बाहर निकल गई। सबसे पहले पार्लर गई, थ्रेडिंग वगैरह करवाई और फिर शाम को घर वापस आई। जैसे ही मैं लौटी, वो भी घर पर पहुंच गया था। उसने सबसे पहले हेलो करी, फिर मुझसे भी हेलो करके भाई के रूम में चला गया।
मुझे बहुत गुस्सा आया। इसके लिए मैंने पूरा 2 घंटे पार्लर में गुजारा, मेकअप कराया और ये बस हेलो करके चला गया। खैर कोई नहीं, ये गया है तो मैं ही इसके पास जा सकती हूँ। यही सोच के मैं भाई के कमरे में चाय लेके पहुंच गई। भाई मुझे देख के चौंक गया और बोला, तुम कब से चाय बनाने लगी? और बनाना छोड़, आज तक कभी पानी का गिलास तो दिया नहीं, आज चाय? कमाल है। मैंने बात संभालते हुए कहा कि अरे भैया, आप पढ़ रहे थे तो मुझे लगा चाय बना देती हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है आपकी। और एक नज़र चुपके से आकाश को भी देख लिया। हालांकि आकाश एकदम सीरियस था। मुझे भी लगा उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, और यही सोचकर मैं बाहर आ गई और अपने रूम में जाकर रोने लगी। काश मैं उससे बात कर पाती, उससे कह पाती कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी और एकदम से एक मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई थी। मैं तुरंत वहां से उठी और उस रूम की तरफ भागी जहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड का मेन स्विच था। मैंने उसे ऑफ कर दिया। पूरे घर की लाइट बंद हो गई। मैं जल्दी से बाहर आ गई, तभी उधर से भैया और आकाश भी निकल आए। लाइट चली गई क्या? भैया ने पूछा। मैंने कहा हाँ। भाई ने कहा इन्वर्टर की भी बैटरी खराब है, चलो लगता है थोड़ी देर वेट ही करना पड़ेगा, चलो टेरेस पर चलते हैं। अब हम तीनों ही टेरेस पर थे, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, वो थी भाई। उसके सामने हम बात कैसे करें? तभी भाई का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन लिया और थोड़ा दूर निकल गया। मैं समझ गई किसका कॉल है। ये सोनिया थी, भाई की गर्लफ्रेंड। आखिरकार मेरे पास मौका भी था और दस्तूर भी, पर फिर सोचा बात शुरू कैसे करूं। तभी मैंने आकाश से पूछा, तो आकाश कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडी? उसने कहा ओह अच्छी चल रही है। मैंने कहा गुड, चलो किसी की तो अच्छी चल रही है, वरना भाई तो फ़ोन पर लगे रहते हैं। तुम्हें पता है किसके साथ? आकाश ने कहा हाँ सोनिया से। ओ, मतलब तुम्हें पता है? पता नहीं लोग बाग में इतने घंटों एक दूसरे से क्या बात करते हैं, मैं तो 5 मिनट में बोर हो जाती हूँ। ये बात मैंने आकाश का मन लेने के लिए कही, तो वो बोला सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को क्या कहे। मैंने कहा सही है, तो बताओ तुम्हारी भी कोई है क्या? तो आकाश बोला इन चक्कर में मैं नहीं पड़ता, कम से कम अभी तो नहीं। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा यार अभी ना मेरा पूरा फोकस स्टडी पर है, अपना घर छोड़कर इतनी दूर पड़ा हूँ कुछ बनने के लिए। ये सभी करना होता तो वहीं बहुत लड़कियां थी, और वैसे भी मुझे ये गर्लफ्रेंड बनाना कभी भी पसंद नहीं था, बहुत झंझट का काम है। मैंने कहा कैसे? तो वो बोला पहले पटाने में मेहनत करो, सुबह शाम दिन रात बस उसका इंतजार करते रहो, जब पट जाए तो फिर बार बार मनाते रहो, कभी किसी बात को लेके गुस्सा तो कभी किसी को लेके। क्या फ़ायदा ऐसी रिलेशन का जिसमें आधा टाइम उसको मनाने में निकल जाए और बचा हुआ टाइम उसको खुश करने में। उसकी बातें सुन के मुझे लगा काफ़ी भरा हुआ बैठा है, सो मैंने उसे शांत करने के लिए कहा ओके ओके, पर अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो आई मीन जो तुमसे लड़े ना, तुमसे गुस्सा ना हो, हमेशा तुम्हें प्यार करे। तो वो बोला ऐसी कोई लड़की बनी ही नहीं है, कम से कम इस दुनिया में तो नहीं। हाँ अगर जादू के प्लेनेट पर शायद मिल जाए। मैंने मन ही मन कहा पागल, तुम्हारे सामने ही खड़ी है। पर मैं मुस्कुरा दी। पर प्यार को लेके उसका व्यू मुझे क्लियर हो चुका था, और वो ये कि इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। खैर कोई नहीं, ऐसी चीज़ के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े तो कर लूँगी मैं। यही सोचकर मैं वहाँ से चल दी और स्विच ऑन कर दिया। सोचा कहीं कोई और ना देख ले, इससे पहले ही कर दूँ। काफ़ी रात हो चुकी थी और हम सब अपने अपने रूम में आ चुके थे। आकाश भाई के रूम में ही सो रहा था। मैं उसके बारे में सोचती सोचती सो गई। अचानक रात में मेरी नींद खुली तो मेरा मन हुआ कि एक बार भाई के रूम में जाकर आकाश को देख लूं। मैं उठी और बाहर की तरफ निकली, और भाई के रूम का गेट खोला तो देखा कि भाई बेड पर सो रहा है और आकाश वहीं स्टडी टेबल पर सिर रख के सोया हुआ है। वो सोते हुए और प्यारा लग रहा था, या फिर यूं कहूँ कि रात में मेरे अंदर का जो जानवर जग गया। मैं उसे किस करना चाहती थी, अपनी बाहों में कसना चाहती थी, उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाना चाहती थी, लेकिन कैसे? फिर सोचा एक किस तो कर ही सकती हूँ कम से कम। ये सोचकर मैं आगे बढ़ गई। हालांकि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, पर फिर भी किस तो करना ही था। मैं आगे बढ़ी और उसके ठीक बगल में जाके रुक गई, और उसे मैं चूमने ही वाली थी कि तभी मुझे लगा कि ये गलत होगा, उसके साथ चीटिंग होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और यही सोचकर मैं वहां से भागकर अपने रूम में आके सो गई। जैसे तैसे रात कटी। अगले दिन मॉर्निंग में जब तक मम्मा मेरे लिए चाय लेके मुझे उठाती, तब तक वो जा चुका था। लेकिन अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी, तो मुझे लगा सबसे पहले उसे मेरे घर लाना पड़ेगा।
और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे भैया को कन्विंस करा कि भैया देखो, आकाश के साथ आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद भैया को लगने लगा कि मैं सही कह रही हूँ। आखिरकार हमने डिसाइड किया कि हम उसे अपने यहाँ रेंट पर रख लेंगे। मैं बहुत खुश थी। भैया ने आकाश से बात करी और जैसे तैसे उसे अपने घर में रहने के लिए पटा लिया। मॉम डैड कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें लगा इससे भैया की पढ़ाई में हेल्प होगी। आखिरकार आकाश हमारे घर आ गया। मेरी तो मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई। मैंने उसको हाय कहा और अपने रूम में भाग गई। उसका रूम भी भाई के रूम के बगल में था, लेकिन अक्सर दोनों साथ में रहा करते। अब तो आकाश घर के कई काम में मदद कर देता था और हमारी भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम अक्सर साथ घूमने जाते, जहाँ भाई की गर्लफ्रेंड भी होती थी, और उन्हें अक्सर प्राइवेट टाइम देने के चक्कर में हमें भी बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता। हम हंसी मजाक तो खूब करते थे, लेकिन उस मजाक में कहीं कुछ कमी होती थी। शायद मैं उससे थोड़ा और उम्मीद कर रही थी। इन्हीं किस्सों के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। तभी आया प्यार का हफ्ता। कई सारे आशिकों ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैं सबको मना कर दिया क्योंकि मेरा आशिक तो मेरे ही घर पर था और कितना कमीना था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। हालांकि मैंने कभी डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन थोड़े इशारे तो समझने चाहिए उसको, पर नहीं। खैर आखिर वैलेंटाइन डे आया। आज तो मैंने पक्का डिसाइड किया था उससे बात करनी है। सुबह मैं उठी, सब लोग बाहर मॉर्निंग टी ले रहे थे और कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। मैंने भी सोचा देखें क्या बात हो रही है। मैं चली गई। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, भाई, सबको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आखिर मैं आकाश को भी करा। क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ आपका? भाई बोला कुछ नहीं बहना, तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का डॉक्टर है, ये देख फोटो, हैंडसम है यार। मुझे और आकाश को तो बहुत ही पसंद है। मेरा मूड ऑफ हो गया। आपको इतना पसंद है ना तो आप ही कर लो शादी। पापा बोले पर बेटा लड़का वाकई बहुत अच्छा है, हमारे समाज का है, लंबा चौड़ा गोरा और फिर डॉक्टर है बेटा। आगे चल के आपके लिए रिश्ता आया है। आकाश तुम ही समझाओ ना इसे। आकाश बोला मैं क्या समझाऊं अंकल, वो वैसे ही बहुत समझदार है। बट हाँ, जोड़ी तो बहुत अच्छी लगेगी, दोनों मेड फॉर ईच अदर लगेंगे। मैंने कहा तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो खुशी होगी ना मेरे जाने से, पीछा जो छूट जाएगा तुम्हारा। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत। तभी भाई ने बात संभालते हुए कहा कि मतलब फिर घर में हम दोनों ही बचेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। ओ ये बात। हम सब ने राहत की सांस ली और सबसे ज़्यादा मैंने ली, और भैया को मन ही मन थैंक्स भी कहा। पर मूड तो मेरा भी ऑफ ही हो गया था। मैं अपने रूम में चली गई। तभी भाई आया और मुझसे बोला क्या हुआ बहन, क्यों परेशान है? भाई की बात सुन के तो मैं रो ही पड़ी। क्या भाई, पापा इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? भाई बोला इस बात को तो तू रोकर क्यों बोल रही है? हमेशा तो लड़ झगड़ कर पापा से अपनी बात मनवा लेती है, फिर इस बार क्या हुआ? मुझे मालूम है बात कुछ और है। बता मुझे, मेरी प्रॉब्लम आकाश है भाई। वो क्यों नहीं समझता है मेरे दिल की बात? कितना प्यार करती हूँ मैं उसे। कितनी कोशिश की मैंने उसे पाने की, उसे यहाँ बुलाया, लाइट बंद की और ना जाने क्या क्या, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं है। भाई सब समझने के बाद बोला देख बहन, मैं ये तो नहीं जानता था कि आकाश के मन में क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। ये इम्तिहान तो आईएएस से भी मुश्किल लग रहा है। खैर कोई नहीं, मैं मेरी बहन के साथ हूँ, डोंट वरी। अब हंस दे चल। शाम हुई तो आकाश और भाई अपने रूम में पढ़ रहे थे। तभी भाई ने आकाश से बोला कि यार चल ना, आज वैलेंटाइन डे है और मेरी वाली मेरा इंतजार कर रही होगी। तो आकाश बोला वो तो ठीक है, पर मैं क्यों जाऊं? तो भाई बोला अरे यार अकेले जाऊंगा रात में तो पापा 10 चीजें पूछेंगे, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। आकाश बोला ये तुम्हारे में कौन कौन है? तू और सिस्टर, और कौन? आकाश बोला तू उस बेचारी को क्यों घसीटते रहता है? उसका भी तो वैलेंटाइंस है, तेरे चक्कर में वो अपने किसी दोस्त से भी नहीं मिल पाती होगी। भाई बोला आय हाय, तुझे बड़ी चिंता है मेरी बहन की। खैर तेरी जानकारी के लिए बता दूं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझा? अच्छा, तुझे बड़ा पता होता है सब कुछ। अरे बेटा मेरी बहन है वो, मुझसे सब कुछ शेयर करती है। अच्छा चल ठीक है चलते हैं, वैसे भी थोड़ी भूख लग रही है, आकाश ने कहा। भाई ने मुझसे कहा बहन तैयार हो जा, बाहर चल रहे हैं। मैं थोड़ी सैड तो थी, लेकिन मान गई, पर आकाश पर गुस्सा
मुझे अभी तक आ रहा था, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी जब मैं रेडी होकर बाहर निकली तो आकाश बोला, यार डंडे रख ले दो चार, आज तो दंगे करवा कर ही मानेगी। पक्का आज सारे दिल्ली के लड़के पागल होने वाले हैं। मुझे गुस्सा तो आ रहा था पर हंसी भी आ रही थी, पर मैं उसको ये जताना चाह रही थी कि मैं उससे गुस्सा हूँ। खैर हम जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां कपल्स की भरमार थी। सब लोग एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे। तभी भाई बोला, तुम बैठो मैं आता हूँ। मैं चुपचाप बैठी थी और आकाश भी। आकाश बोला, तुम कुछ लोगी खाने में? मैंने कहा नहीं। बेटर बोला, आपका ऑर्डर है सर। आकाश ने कहा, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में। मेरा गुस्सा चढ़ता जा रहा था, पता नहीं क्यों। तभी एक कॉलेज फ्रेंड वहां आया। अरे उर्वशी तुम यहाँ? मैंने देखा, समीर तुम? हाय, यहाँ कैसे? अरे मैं तो ऐसे ही घूमते हुए आ गया। चलो अच्छा है तुमसे मुलाकात हो गई। और ये कौन है, बॉयफ्रेंड? मैंने कहा नहीं कोई नहीं। तुम बताओ, तुम्हें कोई मिली? समीर बोला, कहाँ यार, तुम्हारे अलावा कोई पसंद ही नहीं आई, और तुमने कभी भाव ही नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर आओ हमें ज्वाइन कर लो। वो बोला, क्या बात है? जरूर, क्यों नहीं। दरअसल मुझे आकाश का रिएक्शन देखना था। खैर हम तीनों बैठे थे और मैं समीर से बात कर रही थी, आकाश को बिल्कुल इग्नोर करते हुए। तभी आकाश उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। मुझे लगा कि कहाँ जा रहा है, पर पूछ तो सकती नहीं थी क्योंकि मैं उसे इग्नोर जो कर रही थी। उसके बाहर जाते ही मेरा समीर से बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि ये सब मैं आकाश को जलाने के लिए कर रही थी। तभी मैंने समीर से कहा, अच्छा समीर मैं चलती हूँ। समीर बोला, अभी तो हम मिले हैं। तो मैंने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बाय। मैंने अपना बैग उठाया और लगभग भागती हुई से बाहर आई। और जब आकाश मुझे दिखा तब मुझे चैन आया। मैं उसके पास जाके खड़ी हो गई। वो एकदम से मुड़ा और मुझे देखकर बोला, अरे तुम यहाँ? तुम तो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी ना? मैंने कहा, वो चला गया। खैर तुम बाहर क्यों आए? अरे वो सीएम का कॉल आया था, कह रहा था वो घर बाद में आएगा। ठीक है तो हम अपन चले। मैंने कहा। आकाश बोला, ओके। कार की चाबी शिवम को दे आता हूँ, वो लेट आएगा ना, अपन उबर ले लेंगे। ओके। वो भाई को चाबी देने गया और फिर वापस आ गया। मैंने कहा, घर ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल ही चलते हैं। तो वो बोला, ओके हम चल रहे हैं चुपचाप। तभी मैं रुक गई। वो बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ बात करनी है तुमसे। उसने काफ़ी मासूमियत से कहा, बोलो। लेकिन मैं अभी खूब बरसने की मूड में थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आंखें खराब है कि दिमाग? दिखता नहीं है कि एक लड़की तुमसे जब से इग्नोर कर रही है, कोई ना कोई मतलब तो होगा ना? पूछ नहीं सकते हो कि क्या, एक बार भी, कि क्या बात है? मैंने कोशिश की पर तुमने ही कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा शायद आज सुबह की बात से नाराज होगी। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो अंकल ने पूछा वही बोला। पता नहीं तुम क्यों गुस्सा हो। मैंने तो एक फ्रेंड समझ के एडवाइस दे दी थी। तुम्हें पसंद नहीं आई तो सॉरी। मैंने कहा, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, समझे? उसने कहा, ओके। मैंने कहा, कुछ और हो? आकाश ने कहा, ओके। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? मैं कुछ और हूँ मतलब क्या हूँ? मैंने कहा, प्यार करती हूँ मैं तुमसे बहुत। वो मेरे फेस की तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ। क्या? तुम मुझसे प्यार करती हो? ओ माय गॉड, कब से? जब से तुम्हें देखा है तब से। तो तुम सुबह से मुझसे गुस्सा क्यों थी? उसने पूछा। तो मैंने कहा, क्योंकि तुम मेरे प्यार को समझती ही नहीं। कितना टाइम हो गया है तुम्हें यहाँ आए और तुम अभी तक ये नहीं जान पाए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कहा, आई एम सो सॉरी उर्वी, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सब है। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है। तुम्हें कभी बताया नहीं तो तुम कैसे जानोगे? खैर अब बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? मैंने पूछा तो उसने कहा, लुक उर्वशी, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम बहुत सुंदर हो और शायद ही कोई गधा होगा तो तुम्हें प्यार ना करे। बट आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मतलब यार प्लीज़ तुम दिल पर मत लेना, बट मैंने तुम्हें सिर्फ शिवम की बहन की नज़र से ही देखा है। वैसे भी मैं यहाँ आईएएस बनने आया हूँ, कुछ करने आया हूँ। प्यार के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। और वैसे भी अब तो मेरी कोचिंग भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ दिनों में मैं वापस चला जाऊँगा अपने शहर। आई होप तुम समझ पा रही हो। यार मैं रुआसी हो गई। लाइफ में पहली बार किसी को प्रपोज किया, उसने भी मना कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली और बोलती भी क्या, जो वो कह रहा है सही तो है। मैं चुपचाप घर की तरफ चलने लगी और वो मेरे पीछे पीछे।
बिना कुछ बोले आने लगा। मुझे बहुत तेज रोने का मन कर रहा था, बट अभी नहीं, पहले घर पहुंच जाऊं। जैसे ही हम घर पहुंचे, मैं अपने रूम में गई और गेट लगाकर बहुत रोई। रात निकल गई पूरी। सुबह मम्मी चाय लाई, तब मैंने गेट खोला। मम्मी ने बोला गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने कहा गुड मॉर्निंग मम्मा। चाय पी के मैं नहा धो के फ्रेश हुई और सोचती रही अब उससे बात नहीं करूंगी, ताकि उसे भी थोड़ा फील हो। मैं बाहर गई, सब लोग नाश्ता कर चुके थे। मम्मा ने कहा बैठो बेटा, नाश्ता लगा दो। मैंने पूछा सब लोग गए क्या? मम्मी ने कहा यस। मैं भी नाश्ता करके अपने कॉलेज को निकली। फ्रेंड्स के साथ कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला। शाम को घर पहुंची तो घर के बाहर कैब खड़ी थी। मैं सोचे पड़ गई कि ये कैब किसने की। मैं घर में घुसी तो भाई बोला आकाश जा रहा है जयपुर अपने घर। मैं सदमे में। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके रूम की तरफ भागी। मैं जैसे ही उसके रूम में पहुंची, मैंने उसके रूम की कुंडी लगा दी और अंदर से बिना ये सोचे कि घर में सब लोग क्या कहेंगे, मेरी कुंडी लगाते ही आकाश बोला और भी क्या हुआ, कुंडी क्यों लगा रही हो? मैंने कहा मत जाओ ना प्लीज़। मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, फिर कभी तुम्हें प्रपोज भी नहीं करूंगी, तुम प्लीज़ मत जाओ। मैं लगभग उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। आकाश हंसा। अरे उर्वी, ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तो 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। वो दरअसल दादी की तबीयत खराब है, तो पापा ने कहा है मिल जाओ आके। मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। बट एक बात है यार, तुम ऐसे रिएक्ट मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा क्या करूँ, पहले कभी प्यार में दिल नहीं टूटा ना, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करना है। वो हंसा। प्यार? किसे? मैंने कहा मुझे, तुमसे। अच्छा तो सुनाओ, क्या काम करते हैं? मैं एक बार वापस आ जाऊं, फिर तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। मैंने गुस्से में कहा ये क्या कह रहे हो, मुझे नहीं चाहिए कोई भी तुम्हारे अलावा। तो वो बोला अरे ट्राई तो करो, बहुत लड़के हैं दिल्ली में हॉट हैंडसम। आई एम सॉरी, तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। मैंने कहा तुम्हें लगता है मेरे पास लड़कों की कमी है जो तुम मेरे लिए लड़का ढूंढोगे? नहीं, बात वो नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, मेरे चक्कर में ना पड़ो। मैं वैसे भी बहुत खराब बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे एक्स से पूछ लो, सारी यही कहेंगी। मैं हल्की हंसी। चलो फिर जल्दी आना, मैं वेट करूंगी, ओके बाय। उसने मेरे मॉम डैड के पैर छुए और चला गया। मैं वेट करती रही, 3 दिन गुजर गए पर वो नहीं आया। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और अफसोस की बात उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे झूठ बोल के चला गया, अब कभी नहीं आएगा। 10 दिन गुजर गए, तभी घर की डोरबेल बजी। मम्मा बाहर गई थी और नौकर किचन में था। मैंने जैसे ही गेट खोला, मेरी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे झूठ कहने की? 3 दिन बोल के गए थे और आ रहे हो 10 दिन बाद? मैंने उसकी खींच कर एक थप्पड़ मार दिया और फिर अपने आप ही चौंक कर उसे सॉरी, आई डिडंट मीन दैट, गलती से मार दिया। मैं उसके गाल पर हाथ फेरने लगी। आकाश बोला रहने दो, तुम पहले मारती हो फिर हाथ फेरती हो। अभी तो बॉयफ्रेंड बना भी नहीं, पहले ही मारने लगी। बन गया होता तो पता नहीं क्या हाल करती। जा रहा हूँ मैं, बाय। अरे नहीं नहीं सॉरी ना बेबी, माफ़ कर दो प्लीज़। मैं उसको सोफे पर बिठाई और उसकी गोद में बैठ गई। वो बोला ओए क्या कर रही हो ये? मैंने कहा क्या कर रही हूँ? बोला इतना बड़ा सोफा छोटा पड़ गया है जो गोद में बैठ रही हो। मैं थोड़ी सी रोमांटिक हो चुकी थी अब तक। मैंने कहा बैठने दो ना बेबी। मैं उसकी आंखों में लगातार देखी जा रही थी। मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी और वो मेरी हरकतों से थोड़ा हिचक रहा था, बट मुझे कहाँ होश था। तभी मैं उसे चूमे जा रही थी और वो मुझे, उसके हाथ मेरी कमर पर से थोड़ा ऊपर ही आ रहे थे। तभी डोरबेल बजी और मेरी नींद खुल गई। मैं सपना देख रही थी, पर डोर पर इस टाइम कौन है? मैंने गेट खोला तो सामने आकाश था। थैंक गॉड तुम आ गए। पता है तुम्हें कितना मिस किया। तब उसने बताया यार दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और गलती से फ़ोन मेरा कहीं गिर गया, जिस वजह से मैं तुमको कॉल करके बता भी नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, अब कैसी हैं दादी? ठीक है, उसने कहा। चलो अच्छा है। अच्छा तुम फ्रेश हो लो, मैं डिनर ऑर्डर कर देती हूँ। मॉम डैड और भाई तो बाहर पार्टी में गए हैं और कल सुबह तक ही आएंगे। नौकरों को मैंने घर भेज दिया। उसने कहा ओके। मैं फटाफट से बढ़िया सा खाना ऑर्डर किया और खुद भी चेंज करने चली गई। आखिर कुछ देर बाद खाना आ गया। मैंने पिक किया और टेबल पर लगा दिया। इतने में आकाश भी आ गया। वाह यार तुमने ड्रेस क्यों चेंज की? मैंने कहा ऐसे ही, वो गंदी हो गई थी। उसने कहा गंदी हो गई थी तो ड्रेस चेंज क्यों की? वैसे भी अब तो सोना ही है।
अब उसे क्या बताऊं कि मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ। खैर कोई नहीं, तुम खाना खाओ। हमने डिनर किया। डिनर के बाद आकाश ने कहा अच्छा गुड नाइट। मैंने कहा इतनी जल्दी सो रहे हो? उसने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ देर बात करो ना। तो आकाश ने कहा बहुत नींद आ रही है। खैर कोई नहीं, चलो बोलो क्या कहना है। मैंने कहा आई लव यू। वो बोला तुमने ये कहने के लिए मुझे रोका है? तो सोने दो यार, नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं सो सकते जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है बोलो क्या कहना है। अब रात गहराने लगी थी और हम दोनों भी आकाश अब सिर्फ हाँ हाँ में जवाब दे रहा था। और कुछ देर में वो भी बंद हो गए। आकाश सो चुका था। मैं उठ के उसकी शक्ल को देख रही थी एकटक। मुझे अब पता नहीं क्या हो रहा था। मैं अपना मुंह उसके मुंह के पास ले गई और उसके होठ मेरे होठ से टकरा गए। मैं पागल की तरह उसे चूमे जा रही थी। फिर मैं भी सो चुकी थी। सुबह जब दरवाजे की बेल बजी तब हम दोनों एक सोफे के सटे हुए जमीन पर ही सोए हुए थे, एक दूसरे के चिपके। पहले मैं उठी। मैंने उसे फिर गौर से देखा, फिर हल्की सी एक स्माइल के साथ उठते हुए गेट खोला। बाहर मॉम डैड थे। डैड, अरे बेटा आप दरवाजा खोल रही, क्या बात है, नौकर कहाँ गए? मैं, कुछ नहीं पापा, वो कल रात में मैंने ही घर भेज दिए थे। वो अकेली थी ना तो सिक्योरिटी पर्पज से। डैड, ओ फिर ठीक है। वैसे अकेले में डर तो नहीं लगा? मैं, पहले थोड़ा लगा, फिर आकाश आ गया तो फिर नहीं लगा। मॉम, क्या आकाश आ गया? इतनी देर से क्यों आया? तो मैंने उनको कारण बताया। मॉम, अच्छा अभी कहाँ है? मैं, वो पड़ा है सामने हंसते हुए। डैड, अरे ये नीचे क्यों सो रहा है? मैं, इसी से पूछ लो। फिर पापा ने उसे जगाया। अरे बेटा नीचे क्यों सो रहे हो? आकाश एकदम से उठते हुए बोला, ओ सॉरी अंकल, वो दरअसल रात में। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसको आंख दिखाई। उसने बात बदलते हुए बोला, ओ अंकल सोया तो सोफे पर था, पर शायद नींद में गिर गया होगा। हम सब हंसने लगे। फिर डैड हंसते ही बोले, अरे भाई गिर गए थे तो वापस से सो जाते। खैर कोई बात नहीं, आओ चाय पीते हैं। मैंने कहा आप लोग मुंह हाथ धुल लो, मैं बनाती हूँ। फिर सब लोग मुंह हाथ धोने चले गए। मैं भी चाय चढ़ा के आकाश के पास चली गई। वो ब्रश कर रहा था। मैं, तुम पागल हो? पापा को ये बोलने की क्या जरूरत आ रही थी कि तुम दोनों साथ सोए थे? आकाश, मैं तो सिर्फ तुम्हें पूछना चाह रहा था कि क्या बोलूं। मैं, बोल दिया ना, अब ठीक है। तुम्हें याद है रात में क्या हुआ? आकाश, क्या हुआ? हमने खाना खाया और फिर मैं बात करते करते सो गया। क्यों, कुछ हुआ था? मैं समझ गई थी सफर की थकान की वजह से वो गहरी नींद में था और इसे वाकई में कुछ नहीं पता होगा क्या हुआ। खैर मैं उसके थोड़ा पास गई और उसके बाल जो बिगड़े हुए थे उसकी एक लट को अपनी उंगली से सीधा किया और फिर मुंह बना के बोली, नहीं कुछ नहीं, तुम पोगो चैनल देखो। और हाँ, जल्दी आ जाओ नीचे, ज़्यादा देर की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। आकाश हल्का सा हंसा और मैं भी। खैर ये जो सब भी हुआ उसके बाद से हम दोनों के बीच माहौल काफ़ी खुला खुला सा हो गया था। हम दोनों अब एक दूसरे से काफ़ी मजाक करने लगे थे। बातें पहले से ज़्यादा होने लगी थी। अब तो मैं उसके कमरे में जाके परेशान भी करने लगी। कभी उसकी बुक लेके भाग जाती, कभी सोते सोते जगा देती, कभी बिना हाथ के ही उसकी तरफ फ्लाइंग किस कर देती, तो कभी डिनर टेबल पर नीचे ही उसके पाँव पर अपने पाँव लगाने लगती। और फिर जब वो मेरी तरफ देखता तो उसको देख के हंसने लगती। कुल मिलाकर पूरी दादागिरी चल रही थी मेरी। हम लोग साथ में बाहर जाने लगे। भाई को पता होता था कि हम सब साथ हैं और उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी। कभी पार्क, कभी रेस्टोरेंट, कभी मूवी। डेली कम से कम 2-3 घंटे तो हम सब यही करते थे। हालांकि आकाश कम ही बोलता था पर मैं उसके हिस्से का कोटा भी पूरा कर देती थी। पंगे लेने की आदत तो मेरी बचपन से ही थी। अब चूंकि आकाश के रूप में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चाहत पूरी हो गई थी, इसलिए अब तो मैं हवा में उड़ने लगी थी। कई लोगों से किसी भी बात के लिए लड़ जाती थी, कभी पानी पूरी वाले से एक्स्ट्रा पूरी के लिए, तो कभी मॉल में बार्गेनिंग करने में। हर जगह आकाश मुझे शांत कराता और शायद सामने वाले को भी। मैं तो अक्सर उसका भोला चेहरा देखकर शांत रहती, पर सामने वाले का पता नहीं। एक दिन रात के 9 बजे की बात है। आकाश पढ़ रहा था, भाई भी अपने रूम में था, पापा मम्मी बाहर गए थे। मैं आकाश के रूम में गई और उसकी बुक उठाते हुए बोली, क्या यार इतनी रोमांटिक शाम है और तुम इस बुक में गड़े बैठे हो? वो बोला, पढ़ने दो यार, प्रिया आने वाला है। मैंने कहा कल से पढ़ना, मैं नहीं रोकूंगी।
आज चल चलो लास्ट, आज मॉम डैड भी नहीं है। आकाश थोड़ी देर मना करने के बाद मेरे क्यूट चेहरे को देख करके मान गया। हम दोनों रेडी हुए, फिर एक नाइट क्लब में गए। आकाश बोला, यार इतनी भीड़ है यहाँ, चलो कहीं और चलते हैं। मैं थोड़ी शरारती लहजे में बोली, भीड़ है तो क्या हुआ, भीड़ में ही तो हम दोनों और पास में रहेंगे, कभी मैं तुमसे टकराऊंगी, कभी तुम मुझसे टकराना। आकाश हंसते हुए, हमेशा वही चलता है ना तुम्हारे दिमाग में। फिर हम दोनों काउंटर पर गए और मैंने ड्रिंक का ऑर्डर किया। आकाश, अरे पागल हो क्या, कोई ड्रिंक नहीं भैया, कुछ मत दो इसे। मैं, क्या यार, यहाँ तक आ भी गए हो तो थोड़ा सा पी लेते हैं, वैसे भी कौन सा रोज रोज पीते हैं। और मेरी जिद के आगे उसने हार मान ली। खैर, मैंने ली एक ड्रिंक, दो ड्रिंक, और फिर थोड़ी सी आकाश को भी पीने के लिए बोला, पर उसने मना कर दिया। अब मुझे नशा होने लगा। मैं उसको जबरदस्ती पिलाने लगी तो थोड़ी सी वाइन उसके शर्ट पर गिर गई। ओ माय गॉड, सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं हल्के नशे में उसकी शर्ट को साफ करने लगी। वो बोला, इट्स ओके, मैं अभी इसे साफ करके आता हूँ और तुम 1 मिनट रुको। फिर वो वॉशरूम चला गया। मैं वहीं खड़ी उसका वेट कर रही थी, तभी 4 लड़के मेरे पास आए और मुझसे बदतमीजी करने लगे। क्या मैडम, अकेले अकेले कैसे खड़ी हो, आशिक छोड़कर चला गया क्या? दूसरा बोला, वो तो छोड़ गया मैडम, हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, फक उफ। इतने में उनमें से एक आगे बढ़ा और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। तभी वेटर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने वेटर को धक्का दे दिया। फिर मेरी तरफ आने लगा और मुझे छूने ही लगा था कि तभी एक किक उसको पड़ी और वो फर्श पर गिरा था। ये आकाश था जिसने एक ही किक में उसको ढेर कर दिया। उसने अपनी जैकेट उतार दी और फिर मुझे पीछे करके पकड़ा दिया और चारों की अच्छी धुलाई कर दी, और मैं बस आंखें फाड़े उसे देखती रही। उसका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। फिर वो चारों भाग गए। आकाश मुझसे बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसके गले लगते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? फिर वेटर बोला, सर आप लोग जाइए, ये लोग गुंडे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना कर दे। मैंने कहा, ठीक है चलो आकाश। हम वहाँ से निकले थे कि तभी एक जोर की आवाज़ आई। मैंने आंखें बंद कर ली और जब खोल के देखा तो आकाश नीचे गिरा पड़ा था और उसकी छाती में से खून निकल रहा था, बहुत खून। मुझे समझते देर न लगी कि उसे गोली लगी है। तभी बाहर के सभी लोग आवाज़ की वजह से बाहर आ गए। मैं जल्दी से नीचे बैठ के आकाश का सर अपनी गोद में रख के उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं उठ रहा था। बारिश होने लगी, मैं रोई जा रही थी, उठ जाओ आकाश प्लीज़, एक बार उठ जाओ। पर वो नहीं उठा। आकाश का सिर मैंने अपनी गोद में रखा हुआ था और उसे उठाने की तमाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठ रहा था। तभी शोर सुन के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को कॉल किया तो किसी ने एम्बुलेंस को, और मैं बस लगातार रोए जा रही थी और कोशिश कर रही थी कि आकाश अपनी आंख खोल ले, जैसे मैं हमेशा उसको जगा देती थी। हालांकि मुझे ये भी पता था कि वो शायद अब उठना भी चाहे तो भी नहीं उठ पाएगा। आखिरकार एम्बुलेंस आ गई और उन्होंने आकाश को जैसे ही उठाया, मेरा हाल रो रो के बुरा हो गया। मैं भी उसके साथ ही बैठ गई। मैं बार बार ड्राइवर से कह रही थी, भैया जल्दी चलो। आखिरकार हम हॉस्पिटल पहुंचे। हमारे साथ साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई। जल्दी से आकाश को स्ट्रक्चर पर रख के ओटी में ले जाया गया। मुझे वहां ही रोक लिया गया, ना चाहते हुए भी मुझे वहीं बैठना पड़ा। मैं रो रही थी, तभी एक नर्स मेरे पास फॉर्म लेकर आई और फिर मुझसे बोली कि मैडम फॉर्म भर दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन कर सके। मैंने जल्दी जल्दी में फॉर्म भरा और उसे दे दिया। फॉर्म लेके उसने मेरी तरफ हल्के से हंसते हुए कहा और फिर मेरे सर पर हाथ रख के, सब ठीक हो जाएगा बेटा, बोल के चली गई। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि मैंने रिलेशन वाले कॉलम में लिखा था जिंदगी। सच है, जिंदगी ही तो था वो मेरी। तभी तो आज उसने अपनी जिंदगी मेरी इज्जत बचाने के लिए दांव पर लगा दी। तभी पुलिस वहां आ गई और मुझसे पूछताछ करने लगी। मेरा नाम, पापा का नाम। मैंने बताया मेरा नाम उर्वशी और पापा का नाम महेंद्र डोबरियाल है। वो बोले, अरे आप उनकी बेटी हैं? जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया था कि मेरे पापा बहुत ही बड़े और वेल नोन बिजनेसमैन हैं। खैर, पुलिस और मुस्तैद हो गई। मुझसे सब कुछ पूछकर बाहर के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी। पापा, मम्मी और भाई को भी खबर कर दी गई। कुछ देर में भाई भी हॉस्पिटल आ गया। भाई आते ही मैं उसके लिपट कर रोने लगी। भाई बोला, तू ठीक तो है ना बहन? न्यूज़ मिलते ही तुझे कितने कॉल किए पर तूने पिक ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो तू अब परवाह मत कर। आकाश कैसा है? मैंने कहा, भाई पता नहीं, अब तक वो ओटी में ही है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए।
अब उससे कभी बाहर जाने की जिद नहीं करूंगी, उसकी सारी बात मानूंगी। भाई ने मुझे दिलासा दिया, तू चिंता मत कर, जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तू बस शांत रहे। अभी कुछ देर में मॉम डैड आते होंगे और फिर मैंने आकाश के मॉम डैड को भी कॉल किया है, वो भी कुछ घंटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। तभी मॉम डैड भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी मुझे दिलासा दिया कि आकाश ठीक हो जाएगा। मैं भी डॉक्टर से बात करके आया हूँ, जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर बुला लेंगे, आप चिंता मत करो। और उन लोगों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। अभी मेरी कमिश्नर से बात हुई है, लगभग 1 घंटा हो चुका था, तभी पुलिस हमारे पास आई और बताया कि चारों आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और बाहर के लोगों और कैमरा से उनका मिलान भी करा लिया है। तभी अचानक से ओटी की गैलरी में हलचल बढ़ी। मैंने गौर से देखा, सामने से कुछ लोग आ रहे थे, करीब 15-20 होंगे। कुछ औरत तो कुछ मर्द, सभी मर्द लंबे चौड़े, कुछ की बड़ी मूछें भी थी और औरत सभी बस एक राजपूत पोशाक में थी। सब लोग बड़े ही रॉयल लुक में थे। मैं समझ गई कि आकाश के घर वाले ही हैं। तभी वो लोग हमारे पास आए। उनमें से एक बोली, कहाँ है मेरा बेटा, कैसा है वो? मैं समझ गई कि आकाश की मम्मी है। खैर, उसका जवाब देने से पहले एक आदमी जो शायद आकाश के पापा होंगे गुस्से में बोले, कौन लोग थे वो, पुलिस ने पकड़ा कि नहीं? मेरे पापा बोले, जी पुलिस ने पकड़ लिया है, बस कल ही चार्जशीट दायर कर देंगे, फिर कोर्ट उनको सजा देगी। तभी एक लड़का जो हट्टा कट्टा था और दिखने में हल्का सा आकाश की शक्ल का दिख रहा था, मुझसे बोला, कोर्ट नहीं, उन्हें तो मैं सजा दूंगा। मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया उन्होंने? और तू ही है ना वो लड़की जिसको बचाने के लिए मेरे भाई का यह हाल हुआ है? अरे क्या जरूरत आ रही थी इतनी रात में बाहर जाने की? मेरा भाई तो सीधा है, लड़की का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। आज तेरी वजह से मेरे भाई की यह हालत हो गई है, देख। मैं खामोश खड़ी रही, क्योंकि शायद वो जो कह रहे थे सही भी था। उस वक्त मैं आकाश को क्लब चलने को ना कहती तो शायद ये नहीं होता। उस वक्त अगर मैं नशे में आकाश के ऊपर वाइन ना गिराती तो शायद ये नहीं होता। और उस वक्त जब आकाश उनसे लड़ रहा था और मैं उसे रोक लेती तो शायद ये नहीं होता। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और ये हो गया। तभी उनके पापा बोले, शांत हो जा बेटा, अभी माहौल गुस्सा करने का नहीं है। औरत की इज्जत अगर हम मर्द नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उनकी यह बात मेरे दिल में छू गई कि जिनका बेटा जिन आदर्शों के लिए हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वही लोग इस हालत में भी अपने आदर्शों की ही बात कर रहे हैं। ये सिर्फ बाहर से रॉयल नहीं, दिल से भी रॉयल है। तभी ओटी की लाइट बंद हुई और दरवाजा खुला। मैं आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे किनारे करके आकाश की माँ डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर कैसा है मेरा लाल, ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोला कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये उनकी माँ है। खैर आप बताइए ना कैसा है वो? डॉक्टर बोला, देखिए गोली सीधा दिल के पास जाके लगी है। हालांकि अभी हमने गोली निकाल दी है, पर खतरा अभी टला नहीं। 24 घंटे में ऑब्जर्व करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। आकाश के पापा, डॉक्टर हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर, जी अभी नहीं, बेहतर होगा अभी उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको देखना है तो बाहर से देख लीजिए। फिर उसे ओटी से आईसीयू में ले जाया गया। पता नहीं क्यों अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसके पास भी जाऊं, क्योंकि अब शायद मैं खुद को उसकी इस हालत का जिम्मेदार मान रही थी। मुझ में आत्मग्लानि भाव आ चुका था। खैर, उसे स्ट्रक्चर पर ले जाया जा रहा था और सब लोग रो रहे थे, पर शायद मैं सबसे ज़्यादा रो रही थी। रात के करीब 3 बजे थे। पापा मेरे पास आए और बोले, बेटा काफ़ी रात हो गई है, वैसे भी आकाश को शिफ्ट कर दिया है, और एक काम करो, तुम भाई के साथ घर चले जाओ। वैसे भी मैं और मम्मा तो हैं ही हैं यहाँ पर, तुम सुबह आ जाना। मैंने कहा, नहीं पापा मैं रुकूंगी। पापा बोले, पर बेटा। मैंने कहा, प्लीज़ पापा डोंट फोर्स मी। फिर पापा कुछ नहीं बोले और मैं उनसे थोड़ा दूर हट के वहाँ आ गई, जहाँ पर आकाश की माँ बैठी थी, अकेली गुमसुम। और हो भी क्यों ना, जिनके जवान बेटे को गोली लगी हो वो तो चुप हो ही जाएंगी ना। खैर, मैं उनके पास गई, बोली, सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो सिर्फ किताबों में ना घुसा रहे, थोड़ा बाहर निकले। मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, होनी को कौन टाल सकता है बेटा। वो चुप थी और मैं भी। तभी उन्होंने मेरे सिर को अपने कंधे पे रख लिया और सिर पर हाथ फेरने लगी और बोली, बहुत प्यारी हो तुम, आकाश ने तुम्हारे बारे में बताया था, तभी मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम ही उर्वशी हो, अपने नाम जैसी ही सुंदर। क्या आकाश ने आपको मेरे बारे में बताया था? हाँ, सबके बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में। मैं थोड़ी खुश तो हुई, लेकिन अभी ये माहौल नहीं था कि मैं खुल के हंस सकूं, तो चुपचाप मनी मन इस खुशी को दबा गई।
फिर मैंने पूछा, आंटी आप तो इतनी रिच और रॉयल लग रहे हो, फिर आकाश इतना सिंपल कैसे रह लेता है? उसने तो कभी ये पता नहीं चलने दिया कि वो इतना रॉयल फैमिली से है। वो बोली कि बेटा वो बचपन से ऐसा ही है, उसे कभी इन चीज़ों का शौक ही नहीं। ये राजपूत शान और शौक उसे कभी पसंद ही नहीं आया। उल्टा अपने पापा से ही लड़ने लगता है कि आप तो इतने बड़े महाराजा हैं, तो क्या किया आपने समाज के दबे कुचले लोगों के लिए? वो कहता है कि राजपूत का मतलब सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी होना चाहिए। समाज के हर निचले से निचले वर्ग को उठाकर ऊपर उठना ही राजपूत का फर्ज है। तभी तो आईएएस बनना चाहता था मेरा बेटा, पर पता नहीं अब। मैंने उनका मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत बोलो। वो मेरी तरफ हल्की सी हंसी, फिर उठकर चली गई। तुम कितने अच्छे हो आकाश, सच में तुम सबके बारे में कितना सोचते हो। और एक मैं हूँ, कभी खुद से आगे किसी को नहीं गिना। मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तभी अचानक से वहां पर हलचल बढ़ गई। डॉक्टर इधर से उधर भागने लगे। मैंने देखा तो डॉक्टर कह रहा था कि पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। तभी एक नर्स वहां से कहती हुई निकली कि शायद नहीं बच पाएगा। तभी दूसरी नर्स उसको डांटती बोली, घर वाले यहीं हैं अभी। सब लोग डर गए थे। तभी आकाश को वहां से ले जाया जा रहा था। वो बेसुध पड़ा था और मैं उससे शायद आखिरी बार जिंदा देख रही थी। जी तो चाहा कि उसके लिपट जाऊं और खूब रोऊं, लेकिन सब लोग वहां थे, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी। 5 साल बाद फोन रिंग करता है। इधर से जब कॉल पिक होता है, हेलो हेलो। हाँ जी कलेक्टर साहिबा, मैं तिवारी बोल रहा हूँ, होम मिनिस्टर का पीए। मंत्री जी याद कर रहे थे आपको, लीजिए बात करिए। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। भाई, पिछले महीने जो दुर्गा बस्ती को आपने शराब के ठेकों से आज़ाद करा लिया, ठेकों वाले ने तो शिकायत डाल दी आपके खिलाफ। कोई बात नहीं मंत्री जी, इन छोटी मोटी शिकायतों से मैं वो काम नहीं रोकने वाली जो मैंने इन गरीबों के लिए शुरू किया है। खैर आप अपनी जांच करा सकते हैं। उधर से हंसते हुए, चलिए आप नहीं मानेंगी, खैर आइए यहाँ पर, थोड़ी चाय पर बात ही हो जाएगी, जांच तो क्या होगी। मैंने कहा जी जल्द मिलती हूँ सर, जय हिंद। घड़ी में 5 बज गए थे। तभी उसने अपना मोबाइल फ़ोन अनलॉक किया। उसका वॉलपेपर जो था वो वही शख्स था जिससे वो 5 साल पहले मिली थी। उसने उसको फिर जी भर के देखा और फ़ोन लॉक कर दिया। तभी ड्राइवर आया और बोला, मैम चलने का टाइम हो गया। हाँ चलो आती हूँ मैं। वो उठ के बाहर जाने को ही थी, तभी उस मोबाइल पर कॉल आया। हाँ जी कलेक्टर साहिबा, कहाँ तक पहुँची? आज भी घर आने का विचार है कि नहीं, कि मैं वापस चला जाऊँ? मैंने बोला, आ तो रही हूँ बाबा, कितना काम होता है एक कलेक्टर को, तुम्हें क्या पता। हंसते हुए उधर से आवाज़ आई, हाँ सही है, हम तो चपरासी हैं, हमें तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ डीएम ऑफिस झाड़ू मारने जाते हैं और फिर आ जाते हैं, क्यों है ना? मैं, अच्छा बाबा गुस्सा मत हो, आ रही हूँ। और रुको, भाई का कॉल आ रहा है। हाँ भाई बोलो क्या हुआ? अरे कहाँ है बहन, चली कि नहीं? तुझे मालूम नहीं कि जीजू भी घर पहुँच चुके हैं? मॉम डैड सब वेट कर रहे हैं, कम से कम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तो टाइम पर आ जा। मैं हंसती हुई, चलो आती हूँ 5 मिनट, ओके बाय। आखिर गाड़ी घर पहुँचती है। मुझ में इतना भी सब्र नहीं था कि ड्राइवर के डोर खोलने का वेट करती। मैं फट से डोर खोल ली और जाके डोरबेल बजाई। गेट खुला। क्या बात है कलेक्टर साहिबा, इस कॉटन की साड़ी में तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने हंसते हुए, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे कलेक्टर साहब। कब पहुँची लखनऊ एक्सप्रेस? बस आपसे थोड़ी देर पहले। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। तभी उधर से आवाज़ आई, अरे जल्दी आओ यार, केक काटना है। आखिरकार केक काटते हुए शिवम ने सॉन्ग चला दिया और फिर सब चिल्लाकर बोले, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और केक पर लिखा था आकाश उर्वशी। फिर सब लोग डांस करने लगे। गाने के बोल, तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। 5 साल पहले उस रात जैसे तैसे सबने रोते हुए काटी, लेकिन सबकी दुआ और उर्वशी का प्यार आखिर रंग लाया। सुबह तक आकाश खतरे से बाहर था। कुछ दिनों में उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और अब सब खुशी खुशी अस्पताल आते, आकाश से मिलते और चले जाते। लेकिन कोई था जो हमेशा उसके साथ ही रहता, वो थी उर्वशी। उसने तो अपना सारा सामान ही अस्पताल में मंगवा लिया था। किसी ने एक दिन उससे कहा कि अस्पताल में ऐसे नहीं रह सकते, तो उसने दीवार में मार कर अपने पैर में चोट लगा ली ताकि लोग उसे अस्पताल में भर्ती कर लें और यहाँ से जाने को ना कहे। जब सबको ये पता चली तो सब बहुत हंसे।
खैर उर्वशी को तो वो मिल रहा था जो उसे चाहिए था, आकाश का साथ। आखिर आकाश ठीक होके घर आ गया था, लेकिन इसी दौरान उसका आईएएस का इम्तिहान निकल गया। उसे इस चीज़ का दुख था और वो अपने कमरे में मायूस बैठा था। तभी उर्वशी आती है और उसकी मायूसी का कारण समझकर कहती है, अच्छा हुआ जो निकल गया पेपर। आकाश बोला, ऐसा क्यों? वरना तुम मुझसे पहले आईएएस बन जाते। उर्वशी बोली, तुमसे पहले मतलब? तुम थोड़ी तैयारी कर रही हो उसकी? आकाश बोला, हाँ, अब तक नहीं कर रही थी लेकिन अब करूँगी। उर्वशी बोली, ठीक है, लेकिन क्यों? मतलब एकदम से क्या भूत चढ़ा? आकाश बोला, अच्छा जी, तो तुम क्या चाहते हो, शादी के बाद तुम थके हारे ऑफिस से आओ और मैं तुम्हारे लिए चाय लेके इंतज़ार करूं? ना, बिल्कुल ना। दोनों एक साथ ऑफिस से आएंगे, मैं चाय बनाऊंगी, तुम नाश्ता बनाना, फिर तुम मेरा सर दबाना और मैं तुम्हारा गला। उर्वशी बोली, ऐसा क्या? तो सर दबाने के लिए शादी का वेट क्यों करना? वो तो मैं अभी दबा सकता हूँ। और हाँ, साथ में गला भी। और फिर आकाश हल्के से उर्वशी के गले पर हाथ रखता है और वो वहीं उसकी गोद में गिर जाती है। दोनों काफ़ी हंसते हैं। वैसे मैं तो कल घर जा रहा हूँ, नोट्स तो बन ही गए हैं सारे, तो अब वहीं से तैयारी करूँगा। आकाश बोला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहीं नहीं जाओगे? तुम चले गए तो मेरी तैयारी कौन करवाएगा? उर्वशी बोली, अच्छा जी, तो तैयारी भी मुझे करानी पड़ेगी? आकाश बोला, और फिर जब घर में प्रोफेसर हो तो क्यों मैं इधर उधर घूमती फिरूं? उर्वी बोली, मैं तो ना पढ़ा रहा तुम्हें, तुम्हारे चक्कर में मैं सब भूल जाऊंगा। वैसे भी मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा है। आकाश बोला। उर्वशी थोड़ा रोमांटिक होकर बोली, आप कहो तो सर जी सारी फीस मिल जाएगी। अरे इतनी बड़ी फीस नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस चाहिए। आकाश बोला, बोलो। उर्वशी बोली, जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, कम से कम तब तक जब तक हम में से कोई एक सिलेक्शन ना ले ले, हम रोमांस जैसा कुछ नहीं करेंगे। जो ये अभी चल रहा है ये भी सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहेंगे हम, ओके? आकाश बोला। उर्वशी कुछ देर सोचने के बाद बोली, मतलब वापस सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा? हाय राम, ना बाबा ना, तुम्हारे नखरे बहुत हैं, मुझसे ना होगा ये सब। तो मैं चला। आकाश बोला, नहीं ओए, अच्छा ठीक है, जो तुम बोलो। वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे सोते में भी कर सकती हूँ। उर्वशी बोली, क्या मतलब? आकाश बोला, अच्छा सुनो, एक बार पहले भी मैंने तुम्हारे सोते हुए में तुम्हें किस करने की कोशिश की थी। मतलब जब तुम नए नए आए थे और मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा चाहती थी। तुम स्टडी टेबल पर ही सो गए और सोते टाइम इतने क्यूट लग रहे थे कि रोक नहीं पाई खुद को। उर्वशी बोली, अच्छा फिर किया क्यों नहीं? बिना किए ही चली गई? आकाश बोला, वो तो मैंने सोचा। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं बिना किस किए चली गई थी? बात को काट कर उर्वशी बोली, अब कान के बगल में इतनी जोर जोर से सांस लोगी और वो भी इतनी गर्म, तो नींद तो खुली जाएगी ना। आकाश बोला, तुम सब जानते थे, यू इडियट। कितना परेशान किया तुमने मुझे। उर्वशी आकाश के धीरे से मारती हुई कहती है। तभी आकाश नाटक करते हुए चिल्लाता है कि उसकी चोट पर लग गई। सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गई थी कि तुम टूटे पड़े हो। और फिर वो आकाश को गले लगाते हुए कहती है, एक बार ठीक हो जाओ तुम, तब बताती हूँ तुम्हें तो मैं। उर्वशी बोली, मैं ना हो रहा हूँ ठीक, तुम मारोगी। आकाश बोला, नौटंकी नहीं मारूं, बड़ी मुश्किल से बचाया है, मारने के लिए नहीं बल्कि संभल कर रखने के लिए। अच्छा सुनो ना आकाश। उर्वशी बोली। आकाश बोला, हाँ बोलो। सच में हम लोगों को सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स बनकर रहना पड़ेगा। उर्वशी बोली, हाँ। आकाश बोला, ठीक है यार, क्या टाइम आ गया है, अब अपने बॉयफ्रेंड को फ्रेंड बनाना पड़ेगा। उर्वशी बोली, ठीक है, वैसे वो टाइम कब से शुरू होगा? आकाश बोला, क्या मतलब? उर्वशी बोली, मतलब अभी इतनी रात है, अभी क्या करेंगे शुरू करके, कल नया दिन फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आकाश बोला। कुछ कुछ समझते हुए उर्वशी बोली, ओ बेटा समझ गई, चलो फिर आज रात ही है तो अच्छे से विदा करें इस रात को। अगले ही साल आकाश का सिलेक्शन हो जाता है और फिर एक साल बाद उर्वशी का भी सिलेक्शन हो जाता है। उर्वशी की पोस्टिंग दिल्ली में ही हो जाती है, जबकि आकाश को लखनऊ का चार्ज दिया जाता है। और फिर दोनों परिवार मिल बैठकर शादी का मुहूर्त निकालकर दोनों को ताउम्र एक दूसरे का कर देते हैं। आखिर उर्वशी ने आईएएस और प्यार दोनों के इम्तिहान को पास किया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।